मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी किया था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जो किसी भी, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे सोलेनॉइड हो, कोई भी है, तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ठीक, तो उसके सराउंडिंग अगर हम लोग क्या करेंगे, लाइंस ड्रा करते हैं, यानी कि अगर आप क्या मैग्नेटिक नीडल लेते हैं तो जिस पाथ को फॉलो करता है वो, अगर हम एक टर्मिनल से दूसरे की तरफ जाएंगे तो जिस पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो उसके फील्ड लाइंस को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, ये हमारा स्पेशली अपने यहाँ बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो बार मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल से इमिट होगा और साउथ पे जाके क्या होता है, एंड होता है या इंटर करता है, एंड होता है या इंटर करता है, अच्छा एंड होता है जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर emitted from north pole and enter into the south pole or end at the south pole। जल्दी बताओ, छत पे नहीं लिखा है, दिख रहा है तुमको कहीं वहां, बताओ जी। आप सहमत हो इनके आंसर से, इनके कि इनके, इनके बारे से, अच्छा सर तो खड़े हो। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्या, इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल and enter at the south pole or end at the south pole, enter r o r r end at the south pole, end। खड़े हो जाओ, सब बहनें खड़ी हैं तो आप भी खड़े हो जाओ। हाँ जी, हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो साउथ पे जाके वहीं एंड हो जाता है या फिर एंटर करता है, एंड हो जाता है जी। एंड वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, हाँ जी। आप अभी बदलना चाहो बदल लो, नहीं बदलेगी, हाँ जी। एंड या इंटर, जल्दी बोलो, एंड, एंड, इंटर से इंटर, हाँ जी, इंटर नहीं, नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, साउथ में जाने के बाद वहीं पे एंड हो जाता है या इंटर करता है, जाता भी नहीं होता तो खिचड़ी पका देता है। इनसाइड फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है कि नहीं, क्या, तब एंड कहाँ हुआ जी, बैठो। हमेशा जब मैग्नेट के बारे में हम लोग बोलेंगे तो वहां पे इंटर करता है बेटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे तो निगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाता था, वो फिर निगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या, नॉर्थ से इमिट होगा, आउटसाइड जो होगा वो साउथ पे जाएगा, और फिर इनसाइड जो मैग्नेट होगा वो साउथ टू नॉर्थ जाएगा, ठीक। तो कंडीशन जो आपका होता है, यही बेसिक डिफरेंस होते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज और क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में, ठीक। तो यहाँ से दिखाएंगे, तो अगर ये नॉर्थ पोल है बेटा और इधर वाला हमने साउथ ले लिया, तो नॉर्थ से इमिट होगा और साउथ पे क्या करेगा, जाके इंटर करेगा। थोड़ा सा ठीक, तो ये नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। तो ये कंडीशन हमारा हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से इमिट हो रहा है और साउथ पे क्या कर रहा है, आपका इंटर कर रहा है। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, इधर से आपका इमिट करेगा, कहाँ से आपका इंड होगा, हो जाएगा। तो कंडीशन होता है नॉर्थ टू साउथ आपका हो रहा है, ये आपका इधर से इमिट हुआ, इधर से क्या कर रहा है, आपका इंटर किया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को आप लेके उसके साउथ में आप मूव कराएंगे, तो अभी बनाओ नहीं बेटा, अभी रुके रहो, ठीक। तो उस कंडीशन में वो नॉर्थ से कहाँ पे जाएगा, साउथ की तरफ जाता है। तो ये तो फिलहाल स्पेशली बार मैग्नेट के लिए हो गया। ऐसे ही जब हम लोग लेते हैं क्या, कोई आपका सोलेनॉइड होगा, करंट अगर उसमें से पास आउट हो रहा है तो वहाँ पे भी सिचुएशन वैसे ही बनती है, ठीक। तो लिखिएगा, पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए इट इज एन इमेजिनरी लाइंस, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस, इट इज एन क्या लिखा बेटा, इमेजिनरी लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड of magnetic field which continuously
which continuously represent the direction of magnetic field, which continuously represent the direction of magnetic field, represent the direction of magnetic field। आगे लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of a magnet form, of a magnet form closed curve, of a magnet form closed curve, form closed curve। ठीक है, क्लोज कर्व। ये बेटा जो हम लोग क्लोज कर्व का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से यही डिफरेंसेस आपको इसमें मिलती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में। वहाँ पे क्लोज कर्व का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्लोज कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्थ पोल से इमिट हो रही है, साउथ पे आपका इंटर कर रहा है, और इन साइड साउथ तो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। तो इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। केवल डिफरेंस है, यहाँ क्लोज कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती थी क्लोज कर्व का फॉर्मेशन नहीं करती थी। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हैं, ठीक, बाकी प्रॉपर्टीज जो आपकी होंगी वो सिमिलर टाइप की होती हैं। जैसे वहाँ पे भी जहाँ लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का सेपरेशन कम होगा, वो क्या करेंगे, वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ सेपरेशन ज़्यादा होगा वहाँ फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। दूसरा कंडीशन आपका हो जाता है कि जो कंडीशन आपके फील्ड जो आपकी हो रही हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सिमिलरली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आल्सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, ये भी किसी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीजन क्या होगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शंस इंडिकेट होगा, जो कि आपका पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो लिखिएगा बेटा, क्या लिख लिया बेटा, फॉर्म क्लोज कर्व। दूसरा पॉइंट लिखिए, या ऐसे कर लो, थोड़ा सा क्लियर कर लो, दैट इज emerges from north pole, that is emerges from north pole, emerges from north pole and enters to south pole, and enters to south pole, enters to south pole। देखिए, inside bar magnet, inside bar magnet, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कहाँ से, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and magnetic lines are parallel to each other, and magnetic lines are parallel to each other। अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी बेटा वो कैसी होती है, आपस में पैरेलल होती है। मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो कैसी रहेंगी, आपकी पैरेलल होती है एक दूसरे के। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के आपका कैसा होता है, पैरेलल होता है। इनसाइड, कहाँ पे, इनसाइड, बट आउटसाइड पैरेलल नहीं होती बेटा। ठीक, आउटसाइड वहाँ पे क्या करेगा, चेंज करेगा। थोड़ा सा हम इस डायग्राम को दोबारा बना दे रहे हैं, वो पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट आपका था,
देखो अंदर कैसे हैं, पैरेलल हैं, बट बाहर कैसा है, नॉन पैरेलल है, ठीक, कर्व्ड फॉर्म में आपका हो रहे हैं। ये कंडीशन आपकी होती है। यहाँ इधर आपका जिधर से निकल रहा है नॉर्थ हो गया, जिधर से इंटर कर रहा है वो साउथ हो गया। तो नॉर्थ टू साउथ लाइन्स ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन आपकी होगी वो नॉर्थ टू क्या होगा, आपका साउथ होगा, ठीक। और इनसाइड दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अंदर देखो, ये फील्ड आपका इन साउथ टू कहाँ है, नॉर्थ है। इनसाइड पैरेलल है, आउटसाइड आपका नॉन पैरेलल आपकी है। और जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास पास होंगी हम लोग कहेंगे फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ दूर दूर होंगे वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। यानी कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ हाई लार्ज होगा या स्मॉल होगा, ठीक। चलो तो ये हो गया बेटा। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, एक काम करिएगा बेटा ना, अभी इधर 12th वाला पोर्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो पढ़ाया गया आपको, जितने यूनिट हो गए हैं जरा लिख के दे दीजिएगा अभी, ठीक है। वो टेस्ट का जो है थोड़ा इधर करवा दिया जाए कंबाइंड, तो अब कितना यूनिट हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक। जितने यूनिट 12th 11th वाला पोर्शन हो चुका है, एक बार 11th पूरा हो गया था ना, बर्थ कंबाइंड 11th पूरा हो गया था, ठीक। 12th वाले पोर्शन के जितने यूनिट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में पढ़ा हुआ है, पढ़ा दिया गया है, ठीक, वो आप नोट करके दे दीजिए, ठीक। क्या लिख लिया बेटा? नहीं अभी और लिख लीजिए, तब फिगर एक बार बना लीजिएगा। क्या लिखा है आपने? डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर। चलिए लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। एट एनी पॉइंट, अरे बना लिया तो कोई बात नहीं, अपराध नहीं है, फिलहाल अभी बाद में बना, नहीं बनाया तो बाद में बनाइएगा। एट एनी पॉइंट टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, at any point tangent to the magnetic field line represent the direction of net magnetic field at that point. Represent the direction of net magnetic field at that point. Net magnetic field at that point. Net magnetic field at that point. तीसरा लिखिएगा। थर्ड, अब दूसरा मतलब ये होगा किसी भी पॉइंट पे अगर आप वहाँ टेंजेंट ड्रा करोगे तो उस पॉइंट पे वो फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक। जैसे पैरेलल है तो टेंजेंट तो वही पैरेलल ही रह गया, वही डायरेक्शन हो गई। बट मान लो हमें यहाँ डायरेक्शन निकालना आपको है, अब इस पोजीशन पे डायरेक्शन निकालना है तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा कर दो, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको यहाँ पे होगी वही आपकी फील्ड लाइन की क्या होगी, वहाँ पे उस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो कहीं भी अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर दो, तो जो टेंजेंट उस पॉइंट के बाद होगा वो आपको उस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिएगा अगला, देखिए। लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, larger the number of field lines crossing per unit area, larger the number of field lines crossing per unit area, stronger the magnitude of magnetic field, stronger the magnitude of magnetic field at that point, stronger the magnitude of magnetic field at that point, stronger the magnitude of magnetic field at that point, ठीक। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, स्ट्रांगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं, स्ट्रांगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट
दैट पॉइंट। ठीक, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, उस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, दो मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम, ये तो लिखा दिया था नॉर्थ टू साउथ, तब रुक जाओ, ऐसे कर लो बेटा। फिलहाल इसको हमने आपको क्या पॉइंट क्या बनाया था, अच्छा लिखो, तो उसे हम इंक्लूड कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस मे बी कर लो, मे बी पैरेलल और नॉन पैरेलल, मे बी पैरेलल और नॉन पैरेलल। पैरेलल होगा बेटा तो आप क्या रखेंगे, अगर ये कंडीशन है तो ये पैरेललिटी को शो करेगा। ठीक, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो इसे हम लोग क्या कह लेंगे, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड, और एक दूसरे के पैरेलल है बेटा। अगर हम लोगों ने ऐसे कह लिया, ठीक, ये कैसा हो गया, अब आपका सेपरेशन चेंज हो रहा है ना, तो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो डायरेक्शन के बेस पे हम लोग उसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दो कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म की होगी, एक होता है ओनली डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और एक हो सकता है ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा और डायरेक्शन भी बदल रही है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म हो गया, और इसे हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, नॉन यूनिफॉर्म कह लेंगे। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डॉट और क्रॉस से भी बताया गया था आपको कि अगर आपका फील्ड कैसी है, डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड है, और क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड है। अब ये बेटा जो डॉट्स आप बना रहे हो, अगर कंडीशन ये इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिफॉर्म को। क्या करेगा, यूनिफॉर्म को। ये यूनिफॉर्म है, ये भी हमारा क्या, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, लेकिन अगर इनके बीच का सेपरेशन अलग अलग, जैसे क्रॉस हमने दिखा दिया, क्रॉस से बनाना जल्दी हो जाता है। मान लो अब यहाँ पे हमने दिखाया, यहीं चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ, कहीं हमने डायरेक्शन पास पास कर लिया, कहीं हमने दूर दूर कर लिया। डायरेक्शन कहीं क्या है, पास पास है, कहीं दूर दूर है, तो कंडीशन कैसा हो जाएगा, ये इनके बीच की सेपरेशन बदल रही है, चेंज हो रही है। ठीक, तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तब उस केस में क्या होगा, अब नॉन यूनिफॉर्म देखो, ये वाला प्लेन में इंडिकेट कर रहा था और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है कि उनके डायरेक्शन के बेस पे, और हम दोनों चीज दिखा लेते हैं, एक तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, दूसरी कंडीशन अगर उनके बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है तो उसके बेस पर मैग्नीट्यूड को डिसाइड कर लेंगे। अगर सेपरेशन सेम है, ठीक, लाइंस के बीच का सेपरेशन सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बेटा, डायरेक्शन बदलेगा बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। जैसे कर्वेचर आपने बनाया, अगर ये कर्वेचर के बीच की गैपिंग बराबर होती तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन बदल रहा है। बट यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और क्या, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो दोनों कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो दिखा दीजिए चाहे, जैसे वो यूनिफॉर्म वाला बनाया है, हाँ उसमें जैसे एरो इधर की तरफ है, हाँ, तो बीच में अगर इधर की तरफ लगा देगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। किसको कह रहे हो, इसे अगर हम इधर कर देंगे बेटा तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड बट नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर लाइनों के बीच से गैपिंग बराबर है तो मैग्नीट्यूड सेम से, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। हाँ, तो ओवरऑल नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे।
अगर आपने कहा जाए क्या उसके इस कैटेगरी में रखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हो गया कि अगर सेम सेम है, ठीक। अगर खाली यूनिफॉर्म बोला गया तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको उसमें बोला गया कि मैग्नीट्यूड सेम है या क्या डायरेक्शन सेम है तो इंडिविजुअली वो अलग फैक्टर हो गया, ठीक। ये बात समझ गया। तो आप ऐसा करिए, अगला पॉइंट कर लीजिए या तब इसको दिखा लीजिए या तो यही दिखा ही लीजिए, ये वाला ऊपर वाला दोनों दिखा लो, ऊपर वाला दोनों रिप्रेजेंट कर लीजिए। और मैग्नेट वाला पहले बना ही लिया होगा, नहीं बनाया अभी? जो नहीं बनाया बना लेगा। ठीक है, वो बना लिया है, वो भी बना लीजिए तभी। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, सब हेडिंग कर लो। अगला हेडिंग, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। या समझ लेना बेटा, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ठीक है, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करा रहे थे तो देखो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, ठीक। तो जिस तरह से सोलेनॉइड का एक एंड हमारा नाथ जिधर से आपको बोला गया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो चीजें उस समय बताई गई थी कि करंट अगर क्लॉकवाइज है बेटा, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिस एंड से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट दिखता है वो नाथ जैसे बिहेव करता था, जिधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता था वो एज ए साउथ, ठीक। उसका बिहेवियर कैसा था? एज ए साउथ होता था। तो एक नाथ था, दूसरा क्या था आपका? साउथ था। एक नाथ था, दूसरा क्या था आपका? साउथ था। तो एक नाथ डायरेक्शन था, दूसरा वाला डायरेक्शन क्या कहलाता था आपका? साउथ डायरेक्शन कहलाता था। तो यहाँ से जो हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नाथ डायरेक्शन में है करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नाथ जैसे बिहेव करेगा और साउथ, यानी कि कोई भी लूप होगा, अगर लूप बेटा यहाँ से इंटर कर रहा है ऐसे तो उधर से तो उल्टा दिखेगा ना। तो एक एंड इसीलिए नॉर्थ जैसे बिहेव करता है, दूसरा एंड वो साउथ जैसे बिहेव करता है। उसी के बिहेव पे हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है आल्सो बिहेव एज ए क्या, कैसा कैसा बिहेव होता है? इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। बार मैग्नेट जो होता है वो इक्विवेलेंट टू क्या होता है, कंसीडर किया जाता है? सोलेनॉइड लाइक। रीजन उसका आपका होता है क्योंकि जब हमारा बार मैग्नेट जिस तरह से उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसी तरह से सोलेनॉइड में भी करंट जब पास कराएंगे तो एक एंड उसका नॉर्थ जैसे बिहेव करेगा, दूसरा एंड साउथ जैसे बिहेव करेगा। अब बात आता है कि कोई बार मैग्नेट हो या आपका क्या हो, सोलेनॉइड हो, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो बेसिक फार्मूला हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किसी बार मैग्नेट की वजह से आपको एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड का फार्मूला क्या होगा, और याद करेंगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने लिया था, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड का फार्मूला बताया गया था। सेम फार्मूला वैसा ही यहाँ ऑब्टेन्ड होगा, बस कांस्टेंट फैक्टर वहाँ म्यू नॉट क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ले लेंगे। वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक। जैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल वहाँ ऑब्टेन्ड किया था वैसे यहाँ, वहाँ डेरिवेशन होता था, आप बोर्ड में जब पढ़े थे। और यहाँ पे जो होता है डेरिवेशन आपका फिलहाल यहाँ पे मैग्नेटिक में तो वहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे तो वैसे भी नहीं है,
तो कंडीशन आपका होता है कैसे हम लोग निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके है तो उसकी वजह से कोई क्या सोलेनॉइड है या कोई बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी होगी। तो लिखिएगा हेडिंग के लिए बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस for a bar magnet and a current carrying solenoid is very similar. Therefore is very similar टाइप का होता है। Therefore a bar magnet can be thought THOUGHT. Bar magnet can be thought as a large number of circulating current in a solenoid. ओके, आगे लिखना द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड due to a solenoid is given by तो सोलेनॉइड को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं बेटा B = म्यू नॉट अपान B की जो वैल्यू होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान r3। म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बाई क्या होगा r³ के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी क्या बेटा, नहीं यहाँ मैग्नेटिज्म में हम लोग के नहीं मानते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसको जगह पे के ले लेते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी हम बहुत प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि के डायरेक्टिक कांस्टेंट को भी इंडिकेट किया जाता है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप जो है उसी फॉर्म में रखिए। अब वहाँ भी किया है, यहाँ भी किया, वहाँ वाले के की वैल्यू है 1/4πε0। नहीं तो फिर उस के की वैल्यू आपको और टेढ़ा याद करना पड़ेगा ना। जैसे एक बार हम आपका नाम जो भी है वो डायरेक्ट जानते हैं, एक बार आपका ऊपर नाम जाने फिर आपका ओरिजिनल नाम जाने, तो दो चीज याद करनी पड़ेगी ना। जैसे यहाँ पे सीधे दिख रहा है म्यू नॉट अपान 4 पाई, आपको उसकी जो वैल्यू होती है आपने वो कर लिया। अगर आपने के रखा तो के क्या होता है 1/4πε0 होता कि म्यू नॉट अपान 4πε0, तो वो कंफ्यूज करेगा। फिर अब म्यू नॉट अपान 4 पाई होता तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो दो चीज होगी ना क्वेश्चन। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक के लिए 1/4 पाई, देखो यही कंफ्यूज हो रही है तो बाद में कैसे याद रहेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट याद रखिए। हाँ बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी कर सकते हैं, बट ये है कि हम देखो हमेशा ऐसी चीज करनी चाहिए जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक। वो शॉर्टकट करिए लेकिन ऐसा ना शॉर्टकट की वजह से पता लगा हमारा गड़बड़ हो जाए, ठीक। जैसे वहाँ पे भी बहुत सारे बुकों में भी प्रिंटेड है, होता क्या है कि अब आपको जैसे बुक प्रिंट करना है 1/4πε0 लिखेंगे इतना बड़ा आएगा,
और छोटा सा के बना दिया तो टाइम भी बच गया, स्पेस भी बच गया, तो इसलिए उन्होंने अपना तो कर लिया। लेकिन अब इस के की वैल्यू जो वहाँ के है, आपने के लिख दिया, यहाँ तो काम चल गया। लेकिन जब डायरेक्टली कांस्टेंट में मीडियम का लेंगे तब भी तो हम लिखते हैं 1/4 इंटू कितना है, किसी मीडियम में रखने पे। अब अगर आपने पहले से के रखा है और बाई में के का देखिए के उड़ा दिया तब तो है ना कहीं मतलब एक चांस है कि आप गलती कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ उससे काहे लिए उसको पालिए जो ठीक है। अब घर में सांप पालोगी तो कहोगी अपना पालतू वाला है, तो कहीं पता लगा पालतू किसी ने गुस्सा हो गया तब, है ना। जैसे कुत्ते होते हैं बहुत लोग पाले रहते हैं, बात अलग इंजेक्शन लगता है वो आपको पॉइजनस नहीं हो, काटेगा तो दर्द तो होगा ही, फिर आपको मरहम पट्टी करानी पड़ेगी ना। भले से मान लो ठीक है वो आपको नहीं काटा, आप किसी दिन उसको गुस्सा आ गई, जैसे आप दो भाई बहन होते हो कभी लड़ लेते हैं, है तो भाई बहन तब लड़ ले रहे हो तो अननोन है ठीक। तब अभी बीच में एक ऐसे कोई न्यूज़ था ठीक, उसमें कोई लेडीज मतलब हस्बैंड वाइफ रहते थे, बच्चे बाहर रहते थे, ओल्ड एज में थे, बहुत बड़ा वाला कुत्ता उन्होंने पाल रखा था ठीक, कि वो बाहर रक्षा करेगा। किसी दिन उसको गुस्सा आ गया, उन्हीं की रक्षा कर दिया ठीक। तो भाई अब उसकी बात की नहीं, वो ठीक है वो ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन अब कब जब इंसान बदल जाता है तो वो तो फिर जानवर है ना। जैसे कभी कभी आप गुस्से हो जाते हो, जब गुस्से में आ जाते हैं तो भाई है बहन है कौन है, तो वो तो वैसे जब वो गुस्से में हो गया तो पता लगा कि जो पाल रखी थी उसी को काट लिया ठीक, पाली थी दूसरों कटवाने के लिए और काट लिया खुद को, है ना। तो ऐसी चीजें हो गई बेटा। तो जनरल हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना होता है बेटा 10⁻⁷ ठीक। तो कंडीशन ये हो गया हमारा, यहाँ से ले लिया म्यू नॉट, यम मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, यम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ठीक। आर डिस्टेंस सही है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहाँ से हम लोग बेटा डिनोट कर लेते हैं क्या फार्मूला होगा, अगर कोई भी करंट लूप है यानी कॉयल है उसकी वजह से अगर फील्ड की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं ठीक। तो ये तो जनरल आपने रिलेट कर लिया, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई क्या हो गया आपका आर क्यूब के बराबर हो गया ठीक। अब यही चीज़ है जब हम लोग किसके वजह से डिटरमाइन करते हैं ठीक। अगर यही का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी हमारा क्या है बार मैग्नेट है, तो वहाँ पे हम लोग दो पोजीशन पे निकालेंगे, एक तो आपको एक्सियल और दूसरा कहाँ पे इक्वेटोरियल पे। एक हम लोग एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं और दूसरी जो कंडीशन आपकी आती है वो हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं ठीक। तो लिखिएगा बना लो बाकी। यम की वैल्यू कितनी होती है पीछे बताया गया था सोलेनॉइड के लिए, कैपिटल एम इक्वल टू NIA लिख लेना ना। यम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और सोलेनॉइड के यम की वैल्यू NIA के बराबर होगा। बाय द वे अगर आपको यम की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा और क्या करंट उसमें से जो फ्लो हो रही है उसका एरिया ठीक, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं ब्रैकेट में लिख लेना है इक्वल टू कितना NIA ठीक। किसको अरे नहीं बेटा लेंथ ये है और एरिया ये है, तो दोनों अलग अलग चीज है। आपकी मोटाई और लंबाई बराबर ले लें, कैसे ले सकते हैं भाई, कि ले सकते हैं नहीं ले सकते ना। एरिया मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ले रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है ना और लेंथ क्या है ये है, तो इसको ऐसे कैसे ले सकते हो ठीक। तो सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सोलेनॉइड की क्या लेंथ, दोनों अलग फैक्टर है बेटा। ये हो गया। तो नेक्स्ट करिएगा बेटा आगे, फिर कर लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, और बार मैग्नेट उसे कह लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल या ब्रैकेट में बार मैग्नेट कह सकते हैं। अब हम लोग कंपेयर करके थोड़ा पढ़ेंगे बेटा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा गया था किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर एक टेस्ट चार्ज हम लोग लेते थे तो उस केस में याद करो E इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था F अपॉन Q नॉट, याद आ रहा है
मान लो ये चार्ज हम लोग क्यू लेते थे, इससे r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, उसकी स्ट्रेंथ जनरल अगर पॉइंट चार्ज होता था तो निकालने के लिए इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लेते थे, बेसिक रिलेशन। ठीक, ऐसे ही किसी अगर हम लोग मैग्नेट की वजह से बात करते हैं, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से, ठीक, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, अगर कोई बार मैग्नेट है बेटा उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू आप निकालते हो, यहाँ पे क्या होगा, तो उस कंडीशन में जनरल जो रिलेशन हमारा आता है, कोई भी अगर बार मैग्नेट है, हमने कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो उस केस में बी की जो वैल्यू आएगी बेटा वो एफ बाई, जैसे वहां पे हम लोग लेते थे क्यू नॉट, यहाँ पे मैं एम नॉट ले लेंगे। ठीक, एम नॉट ले लो या एम ले लो, जो भी आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, मान लो आपने एम से रिप्रेजेंट कर लिया, तो याद करना यहाँ पे एम या एम नॉट जो भी ले रहे हैं ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट है, क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। जैसे वहां पे एफ बाई क्यू नॉट लेते थे या क्यू लेते थे, क्यू क्या होता, चार्ज होता था। ठीक, डाइपोल मोमेंट नहीं होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट म्यू नहीं होता था, वहां पे क्यू चार्ज होता था। ऐसे ही स्मॉल एम जो यहाँ पे लेंगे ये पोल स्ट्रेंथ होगा। तो किसी डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, अगर कोई पोल्स आपका है उस पर जो फोर्स लगेगा और जो पोल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड है, ठीक, उनके रेशियो का हम लोग उस पॉइंट पे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। यानी कि यम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिएगा, पोल क्या है बेटा, स्ट्रेंथ है। ठीक, और एफ उस पर लगने वाला फोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जनरल रिलेशन होता है, कोई भी बार मैग्नेट है उससे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको जो फील्ड होगा उस पोजीशन पे रखे हुए बार मैग्नेट के किसी पोल पे लगने वाला फोर्स और उस बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक, पोल के क्या हो गया, जो हमारा पोल स्ट्रेंथ है उनके रेशियो के क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी की वैल्यू एफ बाई एम के बराबर हो गया, बी की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, एफ बाई एम के इक्वल हो गया बेटा। अब हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल या इक्वेटोरियल पे फाइंड आउट करेंगे तो ये स्पेशल कंडीशन बनेगी। तो पहले जर्नल लिख लीजिए, लिखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं अभी उसको लिखो नहीं, अभी बोलेंगे तब लिखिएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, सेकेंड पीरियड क्या है बेटा आज, अच्छा विवेक सर, ओके। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, at any point is defined as strength of magnetic field at any point is defined as the force experienced by a hypothetical unit, force experienced by a hypothetical unit strength, north pole placed at that point, north pole placed at that point, that is B equal to F by M। यहाँ M जो होता है ना वो हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ है, मतलब जो पोल लेते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग लेते थे टेस्ट चार्ज, ऐसे यहाँ पे हम लोग टेस्ट मैग्नेट कह सकते हैं, टेस्ट पोल। ठीक, तो उसी को हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। B equal to F by क्या, M, M पोल स्ट्रेंथ है जो हाइपोथेटिकल लिया आपने, F उस पे लगने वाला फोर्स है। हाँ बेटा, जैसे कोई मान लो ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट है इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पोल लिया, अब इस पोल पे लगने वाला जो फोर्स, अभी तक देखो जी क्वेश्चन पूछ के फिर नीचे हो गई। ठीक, ये मान लो आपका एक्चुअल मैग्नेट है जिसकी वजह से इस पोजीशन पे फील्ड आपको फाइंड करना था। अब इस पे एक हमने हाइपोथेटिकल पोल्स रखा, हाइपोथेटिकल पोल या टेस्ट पोल, मीनिंग इस पोल की वजह से जो फील्ड डेवलप होगा वो इसके फील्ड को इफेक्ट ना कर पाए।
भाई इतना वीक लेते हैं, इतना माइन्यूट लेते हैं कि ओरिजिनल जो आपका क्या है मैग्नेट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो इसके प्रेजेंस की वजह से अफेक्टेड ना हो। तो इसीलिए हम लोग कह लेते हैं टेस्ट कह ले या क्या हाइपोथेटिकल कह लेते हैं। ठीक, ये कंडीशन हो गया, बी इक्वल टू एफ वाई क्या हो जाएगा बेटा, एम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक, आगे लिखिएगा, देखिए ड्यू टू, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू ए बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड, due to a bar magnet the magnetic field is determined, magnetic field is determined at, magnetic field is determined at, ठीक, two different एक्सेस, पहला लिखिएगा, जैसे वहां पे एक्सियल पॉइंट लिया था ना बेटा, ऐसे यहाँ पे लेंगे एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे अगर आपने 12th में थोड़ा सा मैग्नेट का कोई प्रैक्टिकल वगैरह हो तो tan A पोजीशन कहते थे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे tan B पोजीशन होता था। ठीक, tan A पोजीशन एंड tan B पोजीशन। तो एक्सियल जो होता है उसी को हम लोग tan A बोल लेते हैं और इक्वेटोरियल जो होता है उसे tan B कहते हैं। तो एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट इसी को हम लोग tan A, ठीक, tan A पोजीशन कहते हैं या tan को स्मॉल से कर लीजिए, tan A पोजीशन भी कहते हैं या इंड ऑन पोजीशन भी टर्म दिया जाता है। ठीक, तीसरा टर्म देते हैं इंड ऑन पोजीशन। तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ पे, यानी कि कोई बार मैग्नेट है, इसकी वजह से अगर मान लो पोल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हम लोग वहाँ दिखाते थे प्लस क्यू माइनस क्यू ना, ऐसे को प्लस एम माइनस एम के टर्म में बोल लेते हैं। ठीक, ये लेंथ होगी। तो यहाँ से अगर आर डिस्टेंस पे, कहाँ पे आर डिस्टेंस पे पॉइंट आपने पी लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है और इसकी लेंथ आपने 2L ले लिया। जैसे वहाँ पे Q इंटू 2L लेते थे, यहाँ कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m इंटू 2L हो जाएगा। ठीक, तो इसी को एक्सियल पोजीशन कह लेंगे बेटा। अगर एक्सियल पोजीशन पे हम लोग फील्ड निकालते हैं किसी मैग्नेटिक डाइपोल या कह लो क्या बार मैग्नेट की वजह से, तो वहाँ जैसे फार्मूला था वैसे यहाँ मिलेगा V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। ठीक, बट आर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, मच मच ग्रेटर देन L लेते हैं। और जब इक्वेटोरियल पे लेंगे तो वहाँ पे m बाई आर क्यूब हो जाएगा। तो लिखा पहला पोजीशन क्या लिखा बेटा, एट एक्सियल पॉइंट, ऐसे वो बना लो, डायग्राम बना लो। लेंथ आपका मान लो 2L है और जो पोजीशन है वो उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे रखी गई है। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग दिखाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो लेंथ 2L, अगर आप डिस्टेंस दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे तो जैसे वहाँ प्लस वाले से R माइनस क्या L होता था और माइनस वाले से R प्लस L हम लोग लिखते थे, याद आ रहा है कुछ? वैसे ही बेटा यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंसेस होंगे। अगर इक्वेट करना चाहेंगे, फिलहाल वो है नहीं, तो अगर इक्वेट करना चाहेंगे तो जिस तरह से वहाँ पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने फील्ड निकाला था, एक बार प्लस वाले की वजह से इस पॉइंट पे, एक बार माइनस वाले की वजह से, दोनों का क्या करते थे, वेक्टर सम करके हम लोग फाइंड करते थे। ऐसे यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस एम वाले की वजह से एक बार फील्ड निकाल लो, एक बार माइनस एम वाले की वजह से निकाल लो, दोनों का क्या करिए फिर वेक्टर सम कर दीजिए, तो वैसे आएगा। बट हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, तो लिख लीजिए, देखिए द मैग्नेटिक फील्ड at a distance r, small r, the magnetic field at a distance small r, at a distance
स्मॉल आर, हो गया, ऑन डिस्टेंस स्मॉल आर ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ, ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ a bar magnet having pole strength plus minus m, small m, pole strength plus minus small m, pole strength plus minus small m, and separation between both poles is, separation between both poles is 2L. Then B कैपिटल M की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल m इंटू कितना हो जाएगा, 2L होगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन एट डिस्टेंस r मच ग्रेटर देन कितना, L, एट डिस्टेंस r मच ग्रेटर देन क्या हो, अगर हम लोग L लेते हैं बेटा तो उस कंडीशन में, या एक कह लो जनरल के लिए लिख लें, फिर आप ले लो, ठीक। तो अगर आप जनरल के लिखते हैं तो वहाँ पे आएगा कितना, μ0/4 2m, ठीक, 2m इंटू स्मॉल r अपान r के पावर 4, अब वही r कट जाता है, 2m बाई क्या कर लेंगे r क्यूब, क्योंकि उसी टाइम में पूछा वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा v एक्सियल μ0/4 2m बाई कितना r, एक्सियल पोजीशन पे जो मिलेगा v इक्वल टू μ0/4 2m बाई r क्यूब। और जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक, अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम क्या, या तो यही पॉइंट ले ले, सेंटर वो है, ये पॉइंट पे लिया, डायरेक्शन इज फ्रॉम O to P, फ्रॉम O to P, डायरेक्शन इज फ्रॉम O to P, O से किधर की तरफ होता है बेटा, P की तरफ होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम O to P होगा, ठीक। हो गया बेटा, नेक्स्ट क्या है, एट, हो गया ये, तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन,
ठीक है। इक्वेटोरियल की कंडीशन जब बनाएंगे बेटा, तो जैसे वहां पे हम लोग करते थे ना, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पे जब रहेंगे तो बार मैग्नेट आपका है लेंथ हम वही लेते हैं 2l, और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपने लिया P, मान लो सेंटर इसका O है, सेंटर O है, O से P, और यहाँ से आप मिलाओगे एक बार नॉर्थ पोल को और एक यहाँ से साउथ पोल को। ठीक, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के जो डिस्टेंसेज आपकी होंगे बेटा, वो हम लोग जनरली सेम ये डिस्टेंस है दोनों साइड से क्या रहेगा आपका, सेम होगा, और वैल्यू आएगा √r² प्लस कितना l²। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ऐसे सेम आप रिलेट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे भी प्लस या माइनस हम ले लेते हैं, जैसे आपने वहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू लेते थे, तो यहाँ पे हो गया एक साइड में आपने नॉर्थ पोल है तो मान लो प्लस एम ले लिया, साउथ साइड वाले को क्या ले लिया, माइनस एम ले लिया। तो फील्ड जो होगा जिस तरह से वहाँ रिलेट किया था, सेम आपका उसी पैटर्न पे आप यहाँ रिलेट करेंगे। यहाँ पे इक्वेटोरियल कहलाएगा तो एम बी इक्वेटोरियल कितना आता था फार्मूला बेटा, μ0/4 पाई, वहां पे आता था 2m/r³, यहाँ पे क्या आएगा m/r³। यम यहाँ पे m = स्मॉल m इंटू कितना है 2l है। ठीक, और ये सिर्फ हम लोग पोल स्ट्रेंथ कह लेंगे, पूरा क्या है ये, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और m जो स्मॉल m होगा वो पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और स्मॉल m जो लेगा बेटा हम लोग क्या कहेंगे उसे, पोल स्ट्रेंथ कहेंगे। पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बी इक्वेटोरियल μ0/4 पाई m/r³, m हो गया स्मॉल m इंटू 2l जो पीछे आपका है। ठीक, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ आपका हो गया। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और डायरेक्शन जब लेंगे तो अलोंग द, या कह लो पैरेलल टू द, क्या होगा डाइपोल अलोंग फ्रॉम P टू, यानी नॉर्थ टू साउथ। जैसे यहाँ से जो नेट फील्ड की डायरेक्शन हमारे मिलेगी बेटा इधर की तरफ मिलेगा, तो पैरेलल टू द क्या एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड अलोंग क्या नॉर्थ टू साउथ। ठीक, ये कंडीशन आपकी होती है। यहाँ से वैसे डायग्राम बना के नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो ये केस आपका होता है। और अगर किसी जनरल पॉइंट के लिखेंगे ऐसे और नोट कर लो,
देखिए द मैग्नेटिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट at distance small r making an angle theta from the axis of bar magnet. मान लो r डिस्टेंस इस तरह से कुछ हम लोग लेते थे ना, याद करो। ये पॉइंट आपका है, r डिस्टेंस ये है, ये डायपोल था आपका। यहां से जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है आपका? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। यानी जो पॉइंट लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये एंगल जो आपको फॉर्म कर रहा है बेटा, वो कितना है आपका? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक। उस कंडीशन में इस पॉइंट P पे आपको जब फील्ड निकालना है तो रिलेशन क्या होगा? किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लर्न है अभी? हाँ, μ0/4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किसी को लर्न है? क्या होता था वहां पे थीटा एंगल? हाँ, क्या? वन प्लस cos स्क्वायर थीटा। कुछ चैनल पकड़ रहा है, बहुत कुछ छोड़ दिया। बैठो, अच्छा। हाँ जी, 3 cos स्क्वायर थीटा, खाली 3, 1 + 3। चलो ठीक, यहाँ पे होगा μ0/4 पाई m/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। वहाँ पे आता था 1/4/ε0 p/r³ ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब जब एक्सिस पे लेंगे, ठीक, if थीटा इक्वल टू कितना हो जाए? 0, दैट इज एट क्या हो गया? एक्सियल, दैट इज एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के लिए लेते तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1, तो 3 + 1 4, 4 का रूट करेंगे 2, तो वही आता 2m/r³ आ जाता था। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेंगे तो थीटा की वैल्यू 90, तो ये पूरा 0, तो बचा 1 का रूट 1 ही रह गया, तो 1 μ0/4 पाई m/r³ हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता था। इक्वेटोरियल पॉइंट ये होता है, एक एक्सियल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? इक्वेटोरियल हो जाएगा बेटा, ठीक। कर लेंगे। तो एक एक्सियल हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा? इक्वेटोरियल हो गया। एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट। कर लेंगे इतना? चलो इतना कर लो, थोड़ा क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कल इस पे जो है आगे बताते हैं। अब क्या क्वेश्चन है इसमें, और टाइम नहीं बचाने करा देते।